हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। आज फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर। आज हम बात कर रहे हैं प्रयोगशाला विधि यानी डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन। यूपी बोर्ड में पूछा जाता है कि डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर उसका चित्र ही बनाया है, आप इसे आराम से बना सकते हो वीडियो को रोककर। तो आपको चित्र बहुत अच्छे तरीके से चित्र बनाना चाहिए, उतने ही आसान तरीके से आपको भाषा भी लिखनी आनी चाहिए। तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से डाई एथिल ईथर को बनाना जानते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं आज प्रयोगशाला विधि यानी डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो डाई एथिल ईथर को हम क्या करते हैं, एथिल एल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल को, एथिल एल्कोहल की अधिक यानी एथिल एल्कोहल की अधिक मात्रा और साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल को 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके हम डाई एथिल ईथर को बना सकते हैं। तो ऐसे बात कर सकते हैं, प्रयोगशाला की बात कर रहे हैं। तो डाई ऐसे एथिल एल्कोहल के अधिक को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यानी H2SO4 को 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होते हैं। यानी कह सकते हैं कि अगर हम C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल को H2SO4 के साथ कितने पर सबसे पहले 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट यानी C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और साथ में क्या मिल जाता है, हमें जल मिल जाता है। क्या मिल जाता है, सबसे पहले क्या करते हैं हमने कि एथिल एल्कोहल को H2SO4 के साथ 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, यानी कम ताप पर गर्म करते हैं। तो कितने पर, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और साथ में जल प्राप्त होता है। अब दोबारा अगर हम क्या करें कि C2H5HSO4 यानी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की दोबारा हम किससे, एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH से क्रिया करा दें, तो हमें कितने डिग्री सेल्सियस पर, 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कराने पर हमें क्या मिल जाता है, डाई एथिल ईथर यानी C2H5O C2H5 प्लस साथ में क्या बन जाता है, देख सकते हैं आप कि C2, यहाँ से देखिए C2H5 और यहाँ से भी क्या निकल गया, C2H5। अब जो बच रहा है क्या है, देखिए H2SO4, साथ में क्या बनेगा आपके लिए, H2SO4, दोबारा सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। यानी अब आप कह सकते हो क्या बनाएंगे हम कि अगर हमने एथिल एल्कोहल की अधिक, कह सकते हैं एथिल एल्कोहल की अधिक और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। तो हमने यहाँ पर क्रिया कराई उसकी कि हमने सबसे पहले एथिल एल्कोहल साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया, तो हमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिला, साथ में क्या मिला, हमें जल मिला। फिर हमने क्या किया कि दोबारा हमने एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की एथिल एल्कोहल से क्रिया करा दी, कितने पर, 140 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया करा दी, तो वह क्या बना दी, डाई एथिल ईथर, यानी देख सकते हैं डाई एथिल ईथर, और साथ में क्या बन गया, हमें सल्फ्यूरिक अम्ल दोबारा हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी विधि की, कैसे हम इसे बनाते हैं। तो आप खुद देख सकते हो कि हमने क्या 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 यहाँ पर देखिए, एक गुलपेंदी का फ्लक्स है, एक बालू देख सकते हैं, बालू ऊष्मक है, इसे कहते हैं बालू ऊष्मक है। इसमें हमने एक थेसिल कीप लगाई है जिसकी सहायता से हमें एथिल एल्कोहल को इसमें डालना है, और एक थर्मामीटर जिससे हम इसे नाप लेते हैं इसकी मात्रा को, कितना तापमान है, तापमान को नापने के लिए। फिर आसवन फ्लक्स, ये क्या है, आसवन फ्लक्स, और एक संगणक जिसमें हमें क्या है कि जो एथिल ईथर आ रहा है उसे हमें इस ग्राही पात्र में, कौन सा है, ग्राही पात्र, क्या है, ग्राही में एकत्रित करना है। इसमें कुछ बर्फ के क्या भरी है, बर्फ भरा है, और ये ठंडा जल है पूरा, और इसमें क्या बन जाता है, डाई ईथर, यानी कह सकते हैं ईथर किसमें बना है, इस ग्राही पात्र में हमें एकत्रित करना है। तो बात करते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए इस विधि में एक गोलपेंदी के आसवन फ्लक्स में, एक क्या है, एक गोलपेंदी का आसवन फ्लक्स है। इस फ्लक्स में एथिल एल्कोहल तथा H2SO4 के मिश्रण को, एथिल एल्कोहल और H2SO4 के मिश्रण को कितने पर, बालू ऊष्मक पर गर्म करते हैं। कितने पर, बालू ऊष्मक से, ये क्या है, पूरा बालू ऊष्मक है, बालू ऊष्मक पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। कितने पर, 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या होता है, ईथर बर्फ के जल में रखे ग्राही पात्र में एकत्रित हो जाता है। अगर हमने इस बालू ऊष्मक पर
इस आसवन फ्लक्स को इस बर्नर की सहायता से 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो एथिल डाई एथिल ईथर जो देखो बर्फ़ से भरे, देख सकते हैं बर्फ़ से भरे इस ग्राही पात्र में, यानी जो जल और साथ में क्या है बर्फ़ से भरे ग्राही पात्र में एथिल जो आपका ईथर एकत्रित हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं 140 डिग्री सेल्सियस पर ईथर बर्फ़ के जल में रखे ग्राही पात्र में एकत्रित हो जाता है। बर्फ़ के जल में रखे ग्राही पात्र में डाई ईथर क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। फिर क्या करते हैं, इस प्रकार प्राप्त ईथर में H2SO4 जो ईथर प्राप्त हुआ है इसमें H2SO4 और C2H5 तथा जल की अशुद्धियाँ होती हैं। किस किस की? सल्फ्यूरिक अम्ल C2H5 यानी एथिल एल्कोहल और जल की क्या होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं। तो इन्हें दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि H2SO4 की अशुद्धियों को दूर करने के लिए, अगर हम अकेली H2SO4 की अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसमें हम क्या मिलाते हैं, कास्टिक सोडा यानी NaOH के विलयन के साथ धोते हैं। किसे? उस जो तीनों मिश्रण प्राप्त हुए यानी ईथर जो प्राप्त हुआ उसे हम किसमें, उसमें से H2SO4 की अशुद्धियों को दूर हटाने के लिए हम कास्टिक सोडा के साथ उसे हम धोते हैं। देखते हैं कास्टिक सोडा यानी NaOH विलयन के साथ धोते हैं तो C2H5OH की अशुद्धियों को दूर करने के लिए, और अगर हम एल्कोहल की अशुद्धियों को दूर करने हैं तो उसे 50% कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 विलयन में रख देते हैं। तो जिससे CaCl2 और इंटू 4C2H5OH के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। यानी उससे क्या करता है, जो CaCl2 उस एथिल एल्कोहल को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और साथ में क्या करता है, जिन्हें अलग कर लिया जाता है, और CaCl2 जल को भी क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। यानी तीनों अशुद्धियों को अवशोषित कर लिया और आपके लिए जिससे शुद्ध डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। हमने क्या क्या पढ़ लिया कि एक गोल पेंदी के आसवन फ्लक्स में H2SO4 यानी C2H5 और H2SO4 को बालू ऊष्मक पर, देख सकते हैं एथिल अल्कोहल और H2SO4 के मिश्रण को बालू ऊष्मक पर 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमें डाई एथिल ईथर किसमें, जो बर्फ से भरे जल में ग्राही पात्र में क्या होता है, ईथर एकत्रित हो जाता है। लेकिन उसमें किसकी अशुद्धियाँ होती हैं, देख सकते हैं H2SO4 C2H5OH तथा जल की क्या होती है, उसमें अशुद्धियाँ होती हैं। तो इन्हें अलग करने के लिए हम क्या मिलाते हैं इसमें, अगर हम किसी केवल H2SO4 की अशुद्धियाँ को अलग करना है तो हम क्या मिलाते हैं, कास्टिक सोडा यानी NaOH को मिलाते हैं। तो इससे किससे H2SO4 की अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं, धो लेते हैं। कास्टिक सोडा से धोने पर H2SO4 की अशुद्धियाँ दूर हो जाएंगी और फिर क्या है, CaCl2 विलयन में रख देने पर किसके लिए, एथिल अल्कोहल को, और वो क्या बना लेता है, जिससे वो क्या करता है, कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, C2H5OH को क्या करता है, क्रिस्टल को अलग कर देता है और साथ में क्या कर लेता है, जल को भी क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे हमें शुद्ध डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार आपकी क्या हुआ, प्रयोगशाला विधि, ये आपका समीकरण हो जाएगा और ये बनाने की विधि कैसे हमने इसको बनाया। फिर अब हम देख लेते हैं इसके कुछ गुण के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए देखिए, लेकिन वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हम इसे कर रहे हैं साफ और फिर देखते हैं हम एक एक करके इनके गुणों के बारे में। चलिए तो देख लेते हैं हम डाई एथिल ईथर के कुछ गुणों के बारे में। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहला गुण देखते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। किससे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया किसकी, डाई एथिल ईथर की। तो बात करते हैं कि अगर C2H5O C2H5 की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5 से क्रिया की जाए तो क्या बनेगा, एथिल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, एथिल क्लोराइड यानी C2H5Cl साथ में क्या बनता है, POCl3। क्या बनता है, POCl3 फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। ठीक है, क्या बनता है, ट्राइक्लोराइड। यानी क्या सोचते कि क्या बनेगा, यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम क्या करेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से डाई एथिल ईथर की क्रिया कराते हैं तो एथिल क्लोराइड बनता है और साथ में क्या बनता है, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड बनता है, ट्राइक्लोराइड प्राप्त होता है। तो यह क्या बन गया, एथिल क्लोराइड। क्या बनेगा, एथिल क्लोराइड होगा। ठीक है, क्लोराइड प्राप्त होगा, एथिल क्लोराइड। अगर इसके संतुलित की बात किया तो 2 C2H5 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना 1, यहाँ पर क्या लगा देंगे हम 2 लगा देंगे और यहाँ पर क्या बनेगा, फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, ठीक है, ट्राइक्लोराइड लिख रही है, ट्राइक्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या बन गया कि अगर हम डाई एथिल ईथर की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराएं तो क्या बनेगा, एथिल क्लोराइड साथ में फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी,
हाइड्रो आयोडिक अम्ल के साथ क्रिया, हाइड्रो आयोडिक अम्ल के साथ क्रिया, तो कैसी है C2H5O C2H5 प्लस HI, हाइड्रो आयोडिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर तो क्या प्राप्त होगा आपका C2H5I, क्या बनेगा एथिल आयोडाइड, क्या बनेगा एथिल आयोडाइड। और साथ में क्या बनेगा आपका देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए C2H, अब C2H5 एक I निकल गया, आप क्या बचेगा C2H5OH, यानी क्या बनेगा एथिल एल्कोहल C2H5OH, यानी एथिल आयोडाइड। और साथ में क्या बनेगा आपका एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कराते हैं, इसका जल अपघटन कराते हैं, क्या करते हैं जल अपघटन। तो जल अपघटन की बात किया है कि C2H5O C2H5, ठीक है, किसमें सांद्र H2SO4, सॉरी क्या है जल अपघटन कराने पर, जल अपघटन प्लस H2O किसकी उपस्थिति में H2SO4 और उच्च ताप व दाब पर, उच्च ताप व दाब पर कराने पर क्या बनता है एल्कोहल बनता है, क्या बनता है एल्कोहल, यानी C2H5OH, 2 एल्कोहल एंड 2 C2H5OH है, देख सकते हैं 2 C2H5OH प्राप्त हो जाता है क्या करने पर जल अपघटन कराने पर, ठीक है। तो क्या होगा कि डाई एथिल ईथर का जल अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होता है एथिल एल्कोहल, यानी क्या बनता है एल्कोहल प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। और यहाँ पर हम पढ़ चुके कि अगर आयोडिक अम्ल के साथ क्रिया कराएं तो क्या बनेगा एथिल आयोडाइड, या कह सकते हैं आयोडो एथेन प्राप्त हो जाता है, ठीक है, ऐसे प्राप्त होता है। साथ में एल्कोहल भी, एल्कोहल एथिल एल्कोहल भी प्राप्त होता है। अब किसी क्रिया कैसे कराएं एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया, किससे एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर, ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा। अगर बात किया है कि C2H5O C2H5 प्लस CH3COCl, यानी क्या है एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया, किसकी उपस्थिति में निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, ZnCl2 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर एथिल एसीटेट प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है एथिल एसीटेट, यानी CH3COOC2H5 प्लस क्या प्राप्त होता है एथिल क्लोराइड, क्या प्राप्त होता है एथिल क्लोराइड, यानी C2H5Cl प्राप्त होता है, ठीक है C2H5। यानी क्या बनेगा कि अगर हम डाई एथिल ईथर का किसकी एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में कराएं तो क्या प्राप्त होगा एथिल एसीटेट प्राप्त होगा, एसीटेट प्राप्त होगा। साथ में क्या बनेगा एथिल क्लोराइड प्राप्त होगा, एथिल क्लोराइड प्राप्त होगा, ठीक है, एथिल क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा आपका। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने, अगर हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से डाई एथिल ईथर की क्रिया कराएं तो क्या बनेगा एथिल क्लोराइड प्राप्त होगा। और यहाँ पर आयोडिक अम्ल के साथ क्रिया कराएं तो हमें क्या प्राप्त होगा एथिल आयोडाइड या आयोडोएथेन या एथिल आयोडाइड प्राप्त होगा। अगर हम जल अपघटन कराएं तो क्या प्राप्त होगा हमें एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। और अगर हम एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराएं तो एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।